नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात का ये 27वां एपिसोड आपके सामने रख रहा हूँ और उम्मीद है कि पहले 26 एपिसोड भी आपको पसंद आए होंगे। आपने उसको जिस प्रकार से स्नेह दिया है, व्यू किया है, लाइक किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद और आगे भी आपका ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और शुरू करते हैं आज की बैंकिंग की बात, मेरे साथ का ये 27वां एपिसोड। तो 5 विषय हैं, ज़्यादातर रिजर्व बैंक से संबंधित, बैंकों से संबंधित हैं। पहला विषय है आरबीआई जो है उसने ग्राहकों को एक बड़ी राहत दी है कि भाई एक बेसिक अकाउंट वो 1 अप्रैल से खोल सकेंगे, उसमें कोई बैलेंस की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई और उसमें रेट कट किया गया। तीसरा, रिजर्व बैंक जो है वो हर साल जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की सूची जाहिर करता है, वो इस साल भी की है। उसमें कौन कौन से बैंक हैं ये बात करेंगे। और रिजर्व बैंक को जो कंप्लेंट्स मिलती है ओम्बुड्समैन में, जो कि बैंकों में रिड्रेस नहीं होती और बाद में ओम्बुड्समैन के पास आती हैं, उनकी संख्या इस साल भी 24-25 में बढ़ी है और उसमें भी निजी बैंकों की कंप्लेंट ज़्यादा हैं। और अंत में सरकार द्वारा पार्लियामेंट में और बाहर दिए गए बैंकों के मर्जर निजीकरण के ऊपर अलग अलग स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों को बेसिक सैलरी सेविंग बैंक जो है वो प्रोवाइड कराए, यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। उसमें ना तो आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा, कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होगा, हिडन चार्जेस भी नहीं होंगे, आपको फ्री में एटीएम मिलेगा, चेकबुक मिलेगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन कितनी भी कर सकते हैं और 4 विड्रॉल जो है फ्री आपको उसमें मिलेंगे। तो ऐसे ग्राहक जिनको मिनिमम बैलेंस रखने में पहले दिक्कत आती थी कि भाई ज़रूरी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि वो ये बेसिक अकाउंट खोल सकेंगे और उसके अंदर ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे और फ्री में उनको ये सब फैसिलिटी मिलेगी। तो बहुत बड़ी राहत सेविंग बैंक के ग्राहकों को रिजर्व बैंक ने दी है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। दूसरी बात जो है वो रिजर्व बैंक से संबंधित है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो कि 3, 4, 5 को हुई और 5 तारीख को रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा मीटिंग में लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो इस बार सहमति से 25 बेसिस पॉइंट जो है उसमें रेपो रेट में कमी कर रहे हैं, यानी जो पहले 5.5% रेपो रेट था उसको कम करके 5.25% कर दिया गया है। तो इस रेपो रेट को कम करने के पीछे रिजर्व बैंक का कहना है क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ जो है उनकी एक्सपेक्टेड जो लाइन थी 6.8 उससे ज़्यादा है, इस साल 7.3 तक है। अगले साल भी वो 7% तक रहने वाली है। महंगाई दर भी 4% से जो उनका बेंचमार्क है उससे कम है, 2.6% के करीब है। अगले साल वो और जो है कम उसकी उम्मीद करते हैं। और ऐसे में अर्थव्यवस्था को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को और बूस्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ने ये इस साल में अपनी अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में चौथी बार ये रेट कट किया है। और ईएमआई भरने वाले ग्राहकों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत मिली है। उनको 100 रुपये से लेकर 1000-2000 रुपये तक उनके लोन और उसके पीरियड के हिसाब से उसको बेनिफिट मिला है। ये बेनिफिट उन लोगों को है कि जिन्होंने रेपो रेट लिंक जो है लोन ले रखे हैं, यानी फ्लेक्सी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन उन्होंने लिए हुए हैं।
लेकिन वहीं साथ में डिपॉजिटर के लिए भी एक चिंता की बात होने वाली है, क्योंकि बैंक अब अपने डिपॉजिट पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। तो उनको जब तक बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करते उससे पहले जो है वो अपना फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। तीसरी बात रिजर्व बैंक से संबंधित ही है आज, कि रिजर्व बैंक हर साल अपनी डोमेस्टिक जो बैंक्स हैं उसके लिए सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की सूची जारी करता है कि जो सबसे टॉप लिस्ट में है। तो इस बार भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है उनके इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की सूची में टॉप पर हैं। पिछले वर्ष भी यही बैंक थे। अब ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स क्या हैं? यानी ऐसे बैंक जो कि सुरक्षित हैं, और उसके साथ साथ यदि कभी कोई फाइनेंशियल भूचाल आए तो उन बैंकों को संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इन बैंकों पर रिजर्व बैंक की नज़र भी रहती है, और वो अपना जो कैपिटल है उसके अलावा जो है और प्रोविजनिंग उसमें करके चलते हैं। यानी उस अलग अलग क्राइटेरिया में उन्होंने कहा है कि भाई वो एडिशनल जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं, और रिजर्व बैंक रेगुलर उनके अकाउंट की मॉनिटरिंग बैंकों की करता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बैंक सुरक्षित नहीं, बाकी बैंक भी सुरक्षित है, क्योंकि जो 3 बैंक हैं ये टोटल बैंकिंग का लगभग 40 से 45% जो स्टेक है इन बैंकों के पास है, यानी शेयर इन बैंकों के पास है। तो इन बैंकों का सुरक्षित रहना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसी सिचुएशन में कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो ये बैंक अपनी जो पोजीशन है उसको ठीक बनाए रखें। तो इसलिए हर साल वो उनको सूची भी जारी करता है, और उसके लिए उनकी अलग से मॉनिटरिंग भी करता है, और एडिशनल कैपिटल के रूप में भी उनको प्रोविजनिंग करने के लिए सलाह देता है और निर्देश देता है कि आप अपनी एडिशनल कैपिटल जो है प्रोविजनिंग भी करके चलिए। तो इसका कतई मतलब नहीं कि सिर्फ यही बैंक सुरक्षित हैं, बाकी बैंक पब्लिक सेक्टर भी, प्राइवेट बैंक सुरक्षित है, और रिजर्व बैंक उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग एज ए रेगुलेटर भी करता रहता है। अब रिजर्व बैंक को जो कंप्लेंट आती हैं ओम्बड्समैन में, यानी जो कंप्लेंट ग्राहक अपने बैंक को करता है और 30 दिन में ग्राहक को वो एड्रेस बैंक नहीं करता, तो वो ओम्बड्समैन में जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। तो रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड पोर्टल है, उस पर लोग कंप्लेंट करते हैं। तो 24 और 25 के साल में लगभग 13 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट रिजर्व बैंक को मिली हैं। उसमें भी रिजर्व बैंक का कहना है कि ज़्यादातर जो कंप्लेंट हैं वो लगभग 80% के करीब बैंकों की हैं, बाकी कुछ 15 से 16% NBFCs की हैं, और बैंकों की भी जो कंप्लेंट्स हैं उसमें भी ज़्यादातर निजी बैंकों की हैं। तो इससे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कुछ राहत ज़रूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कंप्लेंट नहीं है। उनको भी और प्राइवेट बैंकों को भी अपना ये जो रेडस्ट्रल सिस्टम है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, और ग्राहकों की जो कंप्लेंट है उनको जो है रिजॉल्व करके रिड्रेस करके तुरंत देना चाहिए। रिजर्व बैंक ने 2 महीने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया है कि ऐसी जो कंप्लेंट्स हैं जो ओम्बड्समैन में आई हुई हैं उनका निपटारा 2 महीने में स्पेशल कैंपेन करके चलाया जाए। तो हो सकता है आपका भी कोई कंप्लेंट अगर रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन में है तो आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो कंप्लेंट जो है इस 2 महीने में रेड्रेस होकर आपको उसका जो है कुछ ना कुछ न्याय जरूर मिलेगा। उसके साथ ही आजकल पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट के सेशन में कुछ सांसदों द्वारा सरकार से पूछा गया कि सरकार
किन किन बैंकों का मर्जर कर रही है, क्या वो बैंकों का मर्जर कर रही है, क्या बैंकों को निजीकरण कर रही है। तो सरकार का पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो उत्तर दिया गया सरकार द्वारा, वो यही था कि एट प्रेजेंट हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, हमारा ऐसा कोई सोच नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन उसके विपरीत फाइनेंस मिनिस्टर जब बाहर अलग अलग सेमिनार्स में या किसी भी इवेंट पे बोलती हैं तो उनका यही कहना रहता है कि भाई बैंकों को सख्त करने के लिए बैंकों को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में बड़ा अजीब लगता है कि वही सरकार पार्लियामेंट में कुछ और, पार्लियामेंट के बाहर कुछ और कहते हैं। यदि उनका कोई ऐसी सोच है तो दोनों जगह एक तरह का स्वर में उनका स्टेटमेंट आना चाहिए। ऐसी जो जनता है और बैंक हैं और बैंक कर्मचारी हैं वो महसूस करते हैं कि एक ही स्टेटमेंट उनका दोनों जगह पर होना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया एपिसोड, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शनिवार बैंकिंग की बात में रात 8 बजे। नमस्कार।